गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। ओके, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। शाबाश। अच्छा, कॉपी पेन रख रखा है साथ में? यस सर। देखते हैं जो बताते हैं वो। यस सर। ठीक है बेटा। यस अब हम सर। आगे चलते हैं। कल हम देख रहे थे कि जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उसका जो भवन निर्माण है या जो नालों का निर्माण है वो किस पद्धति के द्वारा किया गया है। और अंतिम जो कल हमने टॉपिक छोड़ा था वो छोड़ा था हमने गृह स्थापत्य की। जो मकान बने हुए रहते थे उनकी क्या खासियत होती थी, उनकी क्या विशेषताएं होती थी गृह स्थापत्य की। यानी कि जो मकान बने हुए थे वो किस पद्धति से बने हुए थे, वो अपनी सिक्रेसी का किस प्रकार से ध्यान रखते थे। जो सारी विशेषताएं थी आपको बता दी थी कि आंगन बना हुआ रहता था, आंगन किस काम में आता था। कुछ मकान ऐसे बने हैं जो 2 मंजिला इमारत के होते थे, 1 मंजिला इमारत के बाहर की तरफ कभी भी खिड़कियां नहीं होती थी, दूसरे मंजिल का जो इमारत होता था उसके ऊपर जो कमरे होते थे उनमें क्या होती थी, खिड़कियां होती थी। एक कुआं बना हुआ है, कुआं बिल्कुल सड़क के पास वाले कमरे में बना हुआ है, जिससे मतलब यह है कि कोई भी राहगीर अगर वहां से गुजर रहा है तो वो स्वयं कुएं से पानी निकाल कर पी सकता है। प्लस जो प्रवेश द्वार होता था वो इस प्रकार से बना हुआ रहता था कि जिसमें आप जैसे एंट्री करें तो मकान या कमरों का अवलोकन नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब किस प्रकार का होता था प्रवेश द्वार, जैसे ये अपने प्रवेश द्वार है मकान का। अब आज अपने जो मकान है जैसे अपना मेन गेट होता है, प्रवेश द्वार खोलते ही कमरे भी दिख जाते हैं, किचन भी दिख जाता है, घर का आंगन या हाल है वो भी दिख जाता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? यस सर। दिखता है। लेकिन वहां क्या होता था कि जैसे ये प्रवेश द्वार है ना तो यहां पर आड़ी दीवार होती थी, एक ऐसे आड़ी दीवार लगी हुई रहती थी। तो जैसे आप यहां सामने देखोगे तो यहां तो दीवार दिख गई और उसका दरवाजा होता था यहां पर एक गेट, ताकि आप एंट्री जब करेंगे तो इधर से आपको अंदर जाओगे तब अंदर का पूरा सीन दिखेगा। यानी कि घुसते ही मकान का अवलोकन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता था। यह विशेषता आपको बता दी है। गृह स्थापत्य कंप्लीट हो गया बेटा। अब यानी कहने का मतलब कि जो निचला जो हिस्सा था, भाई मैंने बताया था कि बस्तियों का विभाजन बेटा 2 प्रकार से था, एक तो दुर्ग और एक निचला शहर। तो निचला शहर जो था उसकी विशेषता हमने जान ली कि सड़कें कैसी बनी हुई थी, नालियां बनी हुई थी, ग्रिड पद्धति बनी हुई थी, नालों का निर्माण किस प्रकार से किया हुआ था, गंदे पानी के निकास की क्या व्यवस्थाएं थी। उसके बाद में जो मकान बने हुए थे गृह स्थापत्य वो किस प्रकार के बने हुए थे, वो निचले शहर की हमने बात कर ली। अब हम थोड़ा ऊपर चलते हैं दुर्ग की ओर। जो किले के ऊपर जो मकान या ऊंचाई के ऊपर जो दुर्ग बना हुआ था, छोटी बस्ती बनी हुई थी, उसकी बात करते हैं। दुर्ग या ऊपरी शहर या ऊपरी वाला जो बस्ती है उसमें 2 चीजें मुख्य रूप से मिली है, ये इतिहास में दर्ज भी है और आपको भी इन 2 चीजों के बारे में ही जानकारी प्राप्त करनी है या जानकारी इसके बारे में लिखना है। केवल 2 चीजें। एक तो सबसे बड़ा जो वहां पर मिला वो मिला आपके माल गोदाम। माल गोदाम बेटा, यानी कि पहला जो दुर्ग में सबसे फेमस ये ऐतिहासिक जो चीज मिली वो मिला है आपके माल गोदाम, या फिर इसको ये कह सकते हैं अन्नागार। अन्नागार, और इस शब्द से आप इस चीज का पता लगा सकते हैं कि अन्नागार का मतलब ऐसी जगह या ऐसा गोदाम जहां पर अन्न एकत्रित किया जाता हो। अन्नागार जहां पर अनाज एक जगह एकत्रित किया जाता हो, अन्नागार कहलाता है। तो सबसे पहले जो दुर्ग में जो चीज मिली वो मिली माल गोदाम या अन्नागार। अब इस अन्नागार के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अन्नागार क्यों बनाते थे, ताकि वहां पर उस जगह माल को सुरक्षित या अनाज को सुरक्षित रखा जाए। जैसे आप देखते हैं अभी अनाज मंडी में आप जाइए, बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बने हुए, बड़े बड़े गोदाम बने हुए। तो वहां पर क्या करते हैं, वो अनाज को एक जगह एकत्रित कर देते हैं और
जब आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा समस्याएं सामने आती है अनाज को लेकर, तो फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है या दिया जाता है। अन्नागार यानी एक ऐसी जगह जहां पर अनाज को काफी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता हो। तो इस प्रकार का दुर्ग में एक माल गोदाम मिला है, जिससे तात्पर्य होता है कि उस समय के जो हड़प्पाकालीन जो लोग थे वो अपने अन्न को सुरक्षित रखने के लिए इस गोदाम में रख देते थे अनाज को, ताकि अधिक समय तक वो वहां पर क्या रहे, सुरक्षित रहे। दैट्स क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, चले आगे। sir. Yes, अब sir. देखिए, इसकी जो लंबाई थी वो थी 45.73 मीटर, यानी कि जो अन्नागार था इसकी जो लंबाई थी वो थी 45.73 मीटर लंबा, और इसकी जो चौड़ाई थी वो थी 15.23। यानी ये तो लंबा हो गया और ये चौड़ा। ये इसकी विशेषता थी कि जो अन्न भंडार बना हुआ था, अन्नागार बना हुआ था दुर्ग के अंदर, माल गोदाम, उसके बारे में बताया गया है कि जो माल गोदाम था वो लंबा कितना था, ये लंबा 45.73 मीटर, ये लंबा हो गया। और इसकी जो चौड़ाई थी ये वो थी 15.23 मीटर। इस प्रकार का ये मिला है, जहां पर कमरे बने हुए हैं, जिन कमरों में क्या रखा जाता था, अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। अब जब ये टुकड़ा मिला खुदाई के दौरान, ये जब क्षेत्र मिला, तो इसके ऊपर का जो हिस्सा है उसका पता लगाना मुश्किल हो गया कि इसकी ऊंचाई कितनी थी। हालांकि लंबाई और चौड़ाई का पता तो लग गया क्योंकि नीचे वाला ढांचा तो सुरक्षित था, तो उससे यह पता लग गया कि भाई लंबाई इतनी थी, चौड़ाई इतनी थी, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी थी इस बात के तथ्य वहां पर पता नहीं लग पाए हैं, क्योंकि ये जो ऊपर वाला हिस्सा था वो क्या हो गया था, टूट गया था। यानी ऊपर का जो हिस्सा है वो टूटा हुआ था, तो जिससे इसकी जो ऊंचाई है उसके बारे में पता नहीं लग पाया है। तो संभवतः यह हो सकता है कि जो ईंटों का जो क्षेत्र था, ईंटों का जहां तक ईंटें लगी हुई थी वो तो सुरक्षित बच गया, और हो सकता है कि इसके ऊपर वाला जो हिस्सा था वो किसका था, लकड़ी का। या तो लकड़ी खराब हो गई होगी मौसम के हिसाब से, या फिर कोई चोर उसको लकड़ियों को चुरा कर ले गया होगा। क्यों? क्योंकि हड़प्पाकालीन सभ्यता में हमने देखा था कि इतनी ईंटें मिली थी, इतनी ईंटें थी कि जिससे 100 मील लंबी रेलवे लाइन बना दो आप, 100 मील लंबी रेलवे लाइन बिछा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में इतनी ईंटें थी, लेकिन पकी हुई ईंटें थी तो कोई ना कोई ईंटों को चुरा कर ले गया। उसी प्रकार कह सकते हैं कि जो अन्नागार था उसके ऊपर का जो हिस्सा था हो सकता है कि लकड़ी का होगा, और इस लकड़ी के हिस्से के कारण या तो लकड़ी खराब हो गई होगी, या फिर लकड़ी को कोई यहां से चुरा कर ले गया होगा, या फिर लकड़ी क्या है, मौसम के हिसाब से क्या हो गई होगी, नष्ट हो सकती है। ठीक है? या फिर ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ईंटों का हो सकता है ईंटों का हो, लेकिन अंदाजा लगा सकते। देखो इतिहास तथ्यों पर चलता है बेटा, मैं पहले बता चुका हूं। तो तथ्य ये कहते हैं कि ये इतना लंबा चौड़ा है, हमने देख लिया, लेकिन ऊंचाई का तथ्य हमें नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ऊंचाई कम थी, ऊपर से टूटा हुआ लग रहा था। तो दो अंदाजे लगाए कि या तो ऊपर वाला भाग क्या होगा, लकड़ी का होगा, लेकिन वो क्या हो गई, लकड़ी नष्ट हो गई, ठीक है, या फिर कोई ले गया होगा, या फिर ऊपर वाला भाग ईंट का होगा, लेकिन वो भी क्या हो गई, नष्ट हो गई, या फिर ईंटों को कोई चुरा कर ले गया होगा, या किसी अन्य काम में ले लिया होगा। अब ये कहा जाता है इतिहासकार की जो दुर्ग का ऊपरी जो हिस्सा है उसके थोड़ा सा आगे चलते ही एक स्तूप बना हुआ है, बौद्ध स्तूप। इस प्रकार का बौद्ध स्तूप बना हुआ है, बौद्ध स्तूप बना हुआ है, और इसमें भी क्या लगी हुई है, ईंटें लगी हुई है। तो इतिहासकार ये कहते हैं कि हो सकता है कि इस बौद्ध स्तूप को बनाने के लिए ये इसकी जो ईंटें थी वो ले जाकर यहां पर बौद्ध स्तूप में निर्माण कर लिया। दैट्स क्लियर बेटा? Yes, sir. कोई Yes, दिक्कत? sir. No, sir. ठीक है, यानी विशाल जो अन्नागार है उसकी खासियत आप आराम से लिख सकते हैं। जो अन्नागार है या माल गोदाम, तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पर अनाज रखने का कार्य किया जाता था। इस अन्नागार में कमरे बने हुए थे, भाई लंबाई चौड़ाई तो बना दी, जैसे
ये अन्नागार है, ये नीचे वाला स्पेस है। अब जैसे यहाँ पर कमरा बन गया, एक गोदाम यहाँ पर बन गया, एक गोदाम यहाँ पर बन गया, एक गोदाम यहाँ पर बन गया, एक गोदाम यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे गोदाम बन गए। इसमें अनाज रख दिया, सब में अनाज रख दिया, इस प्रकार का बना हुआ था। तो कहने का मतलब विशाल अन्नागार मिला है, जिसकी लंबाई तो ये बता दी मैंने आपको, और इसकी चौड़ाई ये बता दी। ऊंचाई के प्रमाण नहीं मिले हैं, क्योंकि कंफ्यूजन था कि ईंटों का बना हुआ था तो ईंटें कोई ले गया चुरा कर, या तोड़कर कोई ले गया, किसी अन्य चीज को बना दिया, या फिर लकड़ी लगी होगी, लेकिन लकड़ी क्या होती है, समय के साथ क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, मिटा दो बेटा। यस सर। ठीक है, अब एक चीज आप देखिए बेटा, किताब है आपके पास? यस सर। किताब में बेटा Yes, चित्र बना हुआ sir. है, वो चित्र देखो आप। एक चित्र ऐसा बना हुआ है, यहाँ पर नीचे ऊपर वाली बस्ती है, और यहाँ पर नीचे वाली बस्ती, निचला शहर, ऐसे बना हुआ है ना। Yes, sir. इसमें आप Yes, नोट sir. करो बेटा, एक चीज नोट करो, कुछ जगह ऐसे लिखा हुआ है L D M, और फिर उसके आगे कुछ कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये क्या है? लिखा हुआ है ना बेटा? Yes, sir. गौर से देखो बेटा, लिखा हुआ है। हाँ सर। तो ये क्या है बेटा, ये क्या है, इसको मैं बता देता हूं कि जब हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज की जा रही थी, जब इसका सर्च अभियान चल रहा था, तो प्रत्येक कोई ना कोई व्यक्ति यहां पर खुदाई कर रहा था, सर्च अभियान चला रहा था। तो जिसने जिस क्षेत्र की खोज की, उस व्यक्ति ने अपने नाम का पहला वर्ड उस जगह रख दिया। यानी कि इससे पता लग जाए कि ये जो जगह है वो इस डी नाम के व्यक्ति ने खोजी थी, ये एल नाम के व्यक्ति ने खोजी थी, ये एम नाम के व्यक्ति ने खोजी थी। जैसे अगर मैं हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज करूं और वहां पर मेरे को कोई स्थल मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा, मेरे नाम का जे लिख दूंगा, हाँ भाई जे, और ये मकान ये है, ये। तो जिससे क्या पता लग जाएगा कि ये जो जगह है वो उसका पता किसने लगाया। यानी कि खुदाई के अनुसार एरिया का नाम बांट दिया गया। कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस चित्र में ये एल क्या है, एम क्या है, जे क्या है, ओ क्या है, क्या कहना चाहता है। तो बेटा ये वही चीज है कि जिस व्यक्ति ने वहां पर खुदाई की, उस जिस व्यक्ति ने जिस चीज को प्राप्त किया, उस जगह उसने अपना नाम का पहला वर्ड डाल दिया, जिससे प्रतीत हो जाए कि इस जगह का जो पता लगाया वो इस उक्त व्यक्ति ने लगाया था। क्लियर? अब देखिए स्नानागार, पहला तो हो गया अन्नागार, और अब हो गया आपके स्नानागार। ये भी फेमस चीज है, प्रसिद्ध दो ही चीजें मिली है दुर्ग में, एक तो विशाल अन्नागार और एक स्नानागार। ठीक है, अब ये जो स्नानागार है वो क्यों बनाया गया था? सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए। यानी कि स्नानागार का जो निर्माण किया गया था वो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया गया था। अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब हमने गृह स्थापत्य की बात की, मकान निर्माण की, तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि प्रत्येक मकान में स्नानागार बने हुए थे। तो इसका मतलब प्रत्येक घर में स्नानागार बने हुए थे। स्नान का कार्य अगर घर वाले करते थे तो वही करते थे, लेकिन एक ऐसा स्नानागार भी बना हुआ था दुर्ग में जो संयुक्त रूप से बना हुआ था, सार्वजनिक रूप से। जैसे सार्वजनिक रूप से कोई भी कार्य होता है, आप एक चीज छोटा सा उदाहरण ले लीजिए आप, कि जैसे किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस दौरान स्नान का कार्य रखते हैं कि सब परिवार वाले जो रिश्तेदार आते हैं वो एक साथ नहाकर शुद्धिकरण करते हैं, या कोई भी क्रियाकलाप करते हैं तो उसमें स्नान का कार्य होता है। तो सभी व्यक्ति एक जगह स्नान करते हैं। तो हो सकता है कि उस समय भी इस प्रकार का कार्य होता होगा कि कुछ ऐसे अवसर होते होंगे जहां पर सभी लोग एक जगह इकट्ठे होते होंगे स्नानागार पे, और एक जगह इकट्ठे होकर वहां पर स्नान करते होंगे, ये अंदाजा लगाया गया है। तो इस विशाल स्नानागार का तात्पर्य यही है कि जो भी सार्वजनिक प्रयोजन होते थे उनके लिए विशाल स्नानागार का क्या किया हुआ था, निर्माण किया हुआ था। ठीक है,
ये कौन सी आकृति है? बेटा कौन सी आयत। आकृति है? आयत आयत। आयत आयताकार। तो जो स्नानागार था ना, वो कौन से आकार का था? आयताकार। आयताकार। ठीक है, आप ये कहेंगे कि दुर्ग से मिलने वाला जो स्नानागार है उसका आकार कैसा था? आयताकार। और यहां नीचे क्या था? आंगन बना हुआ था। ये नीचे वाली सरफेस है, नीचे वाली। तो ये जो ईंटें थी ना, ईंटें, पक्की ईंटें, उनसे इस स्नानागार का क्या बना हुआ था? आंगन। ये भी इसकी विशेषता हो गई कि पक्की ईंटों के द्वारा इस स्नानागार का क्या बना हुआ था? आंगन बना हुआ था। ठीक है। और जैसे मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। अब देखो ये आयताकार बना हुआ है, ये तो है गलियारा। गलियारा, ये भी गलियारा है, ये भी गलियारा। और ये बीच में जो दिख रहा है ना बेटा, यहां पर होता था पानी। यहां पानी एकत्रित होता था, इसी में संयुक्त रूप से सब क्या करते थे? स्नान करते थे। ये स्नानागार है। यानी कहने का मतलब स्नानागार किस आकृति का था बेटा? आयताकार आकृति का था। स्नानागार के नीचे आंगन बना हुआ था, और आंगन बनाने का मोटिव यही था कि पानी ज्यादा इसके अंदर नहीं जाए। और चारों तरफ इसके क्या बना हुआ है बेटा? ये बताइए। गलियारा। गैलरी, गैलरी बोलते हैं ना। यस सर। हाँ ठीक है, ये गैलरी बनी हुई है। और इसके दोनों तरफ उतरने के लिए यहां तक क्या बनी हुई है? सीढ़ियां। यानी कि पानी में उतरने के लिए दोनों तरफ क्या बनी हुई है? सीढ़ियां। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। यस ठीक है, सर। आगे चले। अब यस कुछ सर। दूरी पर ये पता लगा देखने पर कि ये जो स्नानागार है इसमें पानी कहां से आता था। ये बड़ा एक क्वेश्चन था कि इसमें पानी कहां से आता था। तो इससे कुछ ही दूरी पर एक कुआं बना हुआ है। इससे कुछ ही दूरी पर क्या बना हुआ है? कुआं बना हुआ है। ठीक है। अब कुएं में भी देखिए आप क्या है? डबल रेयर है। यहां पर ईंटें लगी हुई, ईंटें लगी हुई, ईंटें लगी हुई है। और ये एक अंदर कुआं और है, छोटा कुआं और फिर बड़ा कुआं, ऐसे। तो इस कुएं में पानी आ गया। इस पानी से ये इसमें आता था, स्नानागार में, नल के द्वारा नाला बना हुआ था। उस नाले से इस स्नानागार में पानी आता था। ठीक है। और इसमें क्या है खासियत भाई? अधिक समय तक इसमें पानी क्यों रुका रहता था? आज अपन हौज बनाते हैं, पानी का हौज बनाते हैं, हौज, पानी का हौज बनाते हैं। तो उसका जो आंगन है वो मजबूत करते हैं। क्यों? ताकि पानी रिस नहीं जाए। पानी अंदर चला जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा तो मतलब नहीं है, लीक हो गया। तो उस समय पानी लीक नहीं हो, ईंटों का आंगन लगा दिया, ईंटों का आंगन बिछा दिया, लेकिन फिर भी पानी लीक हो सकता है, ईंटों के बीच में जगह रहती है। उस समय पानी लीक नहीं हो उसके लिए वो क्या करते थे कि जहां जहां वो जगह रहती थी ना, जैसे ये ईंट बनी हुई है, ये ईंट लगी हुई है, अब इन दोनों ईंटों के बीच में गैप है थोड़ा सा, तो वो क्या करते थे? जिप्सम का लेप। ये क्या करते थे? जिप्सम का क्या कर देते थे? लेप। और जिप्सम क्या होती है बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जानते हैं? यस सर। प्लास्टर ऑफ पेरिस अपने फ्रैक्चर आ जाता है, हाथ टूट जाता है, पांव टूट जाता है, पट्टा बन जाता है, तो कौन सी चीज काम में लेते हैं पट्टे के लिए? जो बुरादा आता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, वो काम में लेते हैं। तो उस समय पीओपी की तरह काम करने वाली चीज क्या थी? जिप्सम। और इस जिप्सम का क्या कर लेते थे? वो लेप बना लेते थे। और लेप बनाकर
जो जहां स्क्रैच रहता था, पानी रिसता था, वहां पर उसको लेप को क्या कर देते थे, लगा देते थे, ताकि पानी रिसकर अंदर जमीन में नहीं जाए। इस प्रकार से ये इस स्नानागार का प्रयोग करते थे। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक यस है। सर। और स्नानागार का जो निर्माण होता था वो होता था पक्की ईंटों के द्वारा। स्नानागार किससे बना हुआ था? पक्की ईंटों से। और इसके तीनों तरफ कमरे होते थे, यानी स्नानागार के तीन तरफ क्या होते थे? कमरे होते थे। ये इसकी विशेषता हम पढ़ रहे हैं स्नानागार की, कि स्नानागार जिप्सम का लेप लगा लेते थे ताकि पानी रिसे नहीं। स्नानागार का जो निर्माण है वो पक्की ईंटों के द्वारा किया गया है, और इसके तीन ओर क्या होते थे? कमरे होते थे। और एक कमरे में क्या होता था? कुआं होता था, जिससे वो पानी आता था कुएं में, कुएं से स्नानागार में। और फिर स्नानागार से भी एक ऐसे जल निकास बना हुआ था, जिससे जो पानी गंदा हो जाता था उसको उस जल निकास के द्वारा पानी को बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? Yes, यस sir. सर। यानी कहने का मतलब अब दोबारा समझ लीजिए स्नानागार के बारे में, कि स्नानागार का जो प्रयोग था या उसका निर्माण किया गया वो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया गया था। स्नानागार का जो निर्माण है पक्की ईंटों के द्वारा किया गया है। इसका जो आकार है वो कौन सा है? आयताकार। आयताकार, आयत की तरह दिख रहा है। और दो भाग है, ऊपर वाला भाग है वो तो क्या है? गलियारा, गैलरी। और नीचे वाला भाग है जिसमें क्या होता था? पानी होता था। इसके दोनों तरफ उतरने के लिए क्या होती थी बेटा? सीढ़ियां होती थी। सीढ़ियां हो गई, साइड में कुआं होता था, उस कुएं से इस स्नानागार में क्या आता था? पानी आता था। पानी के लीकेज को रोकने के लिए या ईंटों के जॉइंटों को जोड़ने के लिए उसमें किसका उपयोग करते थे? जिप्सम का, ताकि पानी ज्यादा सोखे नहीं वो। ठीक है, जिप्सम का प्रयोग हो गया। और इसके स्नानागार के तीन तरफ क्या बने हुए रहते थे? कमरे बने हुए हैं। ठीक है, और इसके जैसे गंदा पानी हो गया, इस पानी को निकालना है तो इसके यहां पर एक नाला बना हुआ है जिसको कहा जाता है निर्गम मुख। निर्गम मुख अर्थात स्नानागार से जो गंदा पानी होता था वो जिस नाले से निकलता था उसको निर्गम मुख के नाम से जाना जाता है। वो पानी निकलकर नीचे नालियों में या नीचे जो बस्ती होती थी नीचे वाली, उस बस्ती में चला जाता था। ठीक है, और कुछ छोटे छोटे जो स्नानागार है वो भी यहां पर देखने को मिले हैं। ये हो गया आपके स्नानागार। ठीक है, यस सर। ये देख लीजिए जो विशाल स्नानागार है उसकी लेंथ क्या है? यानी कि स्नानागार लंबा कितना है बेटा? 12 मीटर। विशाल स्नानागार की लंबाई कितनी है? 12 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है बेटा? 8 मीटर। और इसकी गहराई जो है वो है 2.4 मीटर। ये चार चीजें लिख लीजिए, आप उतार लीजिए इसको। उतार लिया बेटा? यस सर। दुर्ग में बेटा एक सभा भवन भी होता था। सभा भवन, सभा भवन का मतलब है कि ऐसी जगह जहां पर सार्वजनिक रूप से लोगों को बिठाकर मीटिंग की जाती थी। छोटा सा प्रमाण मिला है। कुछ चक्कियां भी मिली है। जब खुदाई की गई तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में कुछ चक्कियां भी मिली है। और चक्कियां जो बनी हुई होती थी वो बलुआ पत्थर की बनी हुई रहती थी। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर की चक्कियां थी। दो प्रकार की चक्कियां मुख्य रूप से मिली है। एक चक्की ऐसी मिली है जिससे अनाज पीसा जाता था। एक चक्की ऐसी मिली है बेटा जिससे क्या पीसा जाता था? अनाज। और एक चक्की ऐसी मिली है जिससे जड़ी बूटियां पीसी जाती थी। ठीक है,
मसाला हो या जड़ी बूटियां पीसी जाती थी। कहने का मतलब यह है कि कुछ चक्कियां भी मिली है, और चक्कियां दो प्रकार की होती थी। एक चक्की तो ऐसी थी जिससे क्या पीसा जाता था, अनाज। उसकी बनावट आप देखिए, पुरानी चक्कियां देखिए आप, दो पार्ट होते थे और दो पार्टों के बीच में जब अनाज जाता था और चक्की जब हिलती थी तो वो जो अनाज होता था वो क्या हो जाता था, पिस जाता था। लेकिन उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय चक्कियां थी लेकिन पत्थर से पीसते थे, पत्थर से। तो दो प्रकार की चक्कियां मिली है, एक ऐसी चक्की जिससे अनाज पीसने के काम में आती थी, और एक ऐसी चक्की मिली है जो मसाले और जड़ी बूटियां पीसने के काम में आती थी। और जो मसाला और जो जड़ी बूटियां पीसने के काम में जो चक्की आती थी वो चक्की बनती थी सोलन पत्थर से। याद रखेंगे, सोलन पत्थर। आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि हड़प्पा कालीन जो चक्कियां मिली है वो किन पत्थरों से बनी हुई मिली है। एक तो बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर वाली जो चक्की होती थी वो किस काम आती थी बेटा, अनाज पीसने के, अनाज, ठीक है। और जो सालन पत्थर है, सालन पत्थर से जो बनी हुई चक्कियां हैं उससे क्या पीसा जाता था बेटा, मसाले और जड़ी बूटियां। वो बहुत उपयोगी चीज काम करती थी, बहुत ज्यादा उपयोगी होती थी वो सालन पत्थर वाली जो चक्की थी। वो आज भी कई ऐसे लोग हैं जो जड़ी बूटियां और जो आयुर्वेद का काम करते हैं, सालन पत्थर के ऊपर बनाते हैं, जड़ी बूटियों से पीस कर दवाइयां। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक और उसके फायदेमंद के लिए होती है, ठीक है। तो ये हो गया चक्कियां, और ये दुर्ग के बारे में हमने देख लिया, स्नानागार। यानी दुर्ग में दो चीजों का हमने अध्ययन कर लिया, एक तो अन्न भंडार, ठीक है, माल गोदाम, अन्नागार, और एक देख लिया हमने विशाल स्नानागार, ठीक है। आगे चले बेटा। यस सर। अब बोलते नहीं है, तो गूंगे थोड़ी हो, यस सर। या फिर मोबाइल छोड़ के चले जाते हो इधर उधर। नो सर। हाँ, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये कंप्लीट समझ में आ गया। यस सर। दुर्ग का कहने का मतलब, दुर्ग में दो चीजें मिली है, माल गोदाम यानी अन्नागार और एक स्नानागार। दोनों की विशेषता मैंने आपको बता दी है कि किस प्रकार का स्नानागार होता था, ये सारी चीजें बता दी है। और बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम होती हो ना, तो आप केवल, आपका जो मोबाइल है उसमें वीडियो चलता है, वीडियो चलता है, उसमें आप केवल हैंड्स अप कर दीजिएगा, हैंड्स अप कर दीजिएगा। मैं यहां से देख लूंगा कि भाई किसने हैंड्स अप किया है, तो वो अपनी प्रॉब्लम बता दे कि हाँ व्यक्तिगत, क्योंकि बार बार हर किसी की आवाज आती है, ना तो मुझे समझ में आएगी वो चीज, ना मैं आपको सही ढंग से समझा पाऊंगा। तो जिसको भी प्रॉब्लम हो वो वीडियो ऑन करके अपना हैंड्स अप कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता लग जाए, हाँ बाबा आप बोल दीजिए आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो यहां तक समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है। यस हाँ। सर। अब देखिए, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, अगला टॉपिक आपके आ जाता है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। अब देखिए समाज, आप खुद देख लीजिए, अपन जिस समाज में रहते हैं उसमें कई प्रकार के अंतर आपको देखने को मिल जाएंगे, कई प्रकार की जातियां देखने को मिल जाएंगी, कई प्रकार के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। उसका आप अवलोकन कर सकते हैं आर्थिक स्थिति के आधार पर भी और सामाजिक स्थिति के आधार पर। लेकिन मेन जो अवलोकन कर सकते हैं हम, वो आर्थिक आधार पर अवलोकन कर सकते हैं। तो उस समय भी समाज कैसा था, समाज का वर्ग कैसा था, अमीर थे या गरीब थे या बिल्कुल लोअर दर्जे के व्यक्ति रहते थे, ये सारी चीजें किससे पता लगती है, आर्थिक अवलोकन के आधार पर। भाई आप आर्थिक रूप से किसी भी व्यक्ति का पता लगा सकते हैं कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये बिल्कुल ही गरीब है, ये भिखारी है। कैसे पता लगाते हैं, आर्थिक स्थिति के आधार पर। तो यहां पर जो अगला जो टॉपिक अपना आ रहा है वो इस चीज को बताएगा कि उस समय हड़प्पा कालीन सभ्यता में लोगों का अवलोकन कैसे करते थे कि यार ये व्यक्ति अमीर है या फिर ये व्यक्ति गरीब है, ये किस कैटेगरी का व्यक्ति है। इन सभी चीजों का हम अब अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे आप खुद उदाहरण देख लीजिए, आपको कहीं जाना है, आप कहीं जा रहे हैं, क्योंकि उदाहरण के बिना बेटा जल्दी समझ में नहीं आएगा। अवलोकन कैसे करेंगे आप, आधार कैसे बनाएंगे किसी व्यक्ति का। जैसे
आपको कहीं जाना है, अब एक व्यक्ति तो उस जगह पे जा रहा है एरोप्लेन से और एक व्यक्ति जा रहा है ट्रेन के द्वारा। अमीर कौन हुआ? एरोप्लेन वाला। कन्फर्म है ना? एरोप्लेन वाला अमीर हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है, इसीलिए वो एरोप्लेन से जा रहा है। और जिसके पास पैसा कम है वो बेचारा किससे जा रहा है? ट्रेन से। पैसा भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, लेकिन जिसके पास पैसा है वो किससे जा रहा है? एरोप्लेन से। अब आप खुद ही ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो बहुत से बच्चों के पास अलग अलग कंपनियों के मोबाइल होंगे, तो कुछ अच्छी कंपनी के उच्च कोटि के मोबाइल भी होंगे, है? हाँ, मोबाइल है, क्यों? पैसा है, महंगा खरीद लिया, एप्पल का मोबाइल खरीद लिया, या कोई भी कंपनी का मोबाइल आता होगा, महंगा आता होगा। जो भी मोबाइल महंगा आता है कि कुछ के पास वो भी होगा, और कुछ बेचारे मेरे जैसे होंगे जो बिल्कुल नॉर्मल साधारण मोबाइल रखते होंगे जिससे अध्ययन कर रहे हैं। तो ये आप अंदाजा लगा लेते हैं, और यार इतना महंगा मोबाइल है, यार पैसे वाला है। तो ये चीजें अवलोकन करना कि किसी व्यक्ति की स्थिति का पता लगाना, तो उस समय किस प्रकार से जो हमारे विद्वान थे उन्होंने पता लगाया कि वास्तव में जो समाज था वो किस तरह से बटा हुआ था, आर्थिक स्थिति किस आधार पर बांटी गई है। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक आता है आपके आर्थिक विभिन्न सामाजिक विभिन्नताओं के अवलोकन में, वो आता है आपके समाधान। समाधान जानते हैं बेटा, समाधान का मतलब क्या होता है? समाधान का मतलब क्या होता है बेटा? बेटा टेल मी, निकिता। बेटा समाधान, इसके शब्द से आप पहचान करो बेटा, शब्द से। टॉपिक होने वाला बेटा 3.5 मिनट का समय और है, जल्दी से। समाधान नहीं पता बेटा? सव, सव का मतलब सव, और धान का मतलब ऐसी जगह जहां पर सवों को रखा जाता था या सव को रखने की विधि, समाधान। सीधी सी बात है, समाधान। अब समाधान से कैसे पता लगेगा कि कोई व्यक्ति अमीर है या गरीब है? तो जब वहां पर खुदाई की गई, हड़प्पा कालीन सभ्यता में खुदाई की गई, जो कब्र बनी हुई थी, जलाते नहीं थे, कब्रों में दबा देते थे, गर्तों में दबा देते थे। गर्त का मतलब होता है खड्डा, खड्डों में क्या कर देते थे? दबा देते थे लाशों को। और जब खुदाई की गई तो वहां पर जो अस्थि पंजर, जो हड्डियां मिली है, जिससे पता लगाया जाता है कि ये व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से कैसा था। अगर जैसे आप लोग हैं आज के समय में, अगर जैसे अपने अगर कब्र में सौ को दबा दिया जाए तो अमीर व्यक्ति क्या करेगा? उसके साथ कीमती चीजें भी दबा देगा। जो व्यक्ति था, क्यों आज भी अपन करते हैं कि जो व्यक्ति शमशान में जाता है उसके साथ उसकी जो भी चीजें होती है, जिसको ज्यादा यूज करता था उसको उसके साथ रख के आ जाते हैं। ठीक है, तो उस समय भी क्या करते थे कि जैसे कोई व्यक्ति खत्म हो गया, अमीर खत्म होता था, तो उसके साथ महंगी महंगी वस्तुएं रखते थे उसकी कब्र में, उसके शव के साथ में। कहां पर? गर्तों में। गर्त का मतलब मैंने बताया बेटा खड्डा, गड्ढा होता है गर्त का मतलब। और उन गर्तों में उन शवों को क्या किया जाता था? रखा जाता था। और आर्थिक आधार का पता कैसे लगाते थे? कि अगर किसी शव की या हड्डी के पास में कीमती महंगी चीजें, मन के या कुछ ऐसी धातुएं जो महंगी होती होगी, अंगूठियां हो, अंगूठी जैसी कोई आकृति हो, मन के हो, तो कई ऐसी चीजें मिली है जिससे पता लग जाता था कि अगर ये चीजें इसके पास मिली है तो ये व्यक्ति क्या था? अमीर था। और कुछ अस्थि पंजर हड्डियां ऐसी मिली जिनके पास कुछ भी नहीं होता था, जिससे पता लग जाता था कि ये व्यक्ति क्या है? गरीब था। तो ये आर्थिक स्थिति का अवलोकन करना होता है समाधान के द्वारा। समाधान और गर्तों में जब हड्डियां निकली जिससे पता लग गया कि ये व्यक्ति अमीर है, कोई गरीब है। अब आप खुद देख लीजिए, गर्तों में, खड्डों में दबा दिया गया। कुछ गर्त ऐसे थे जो ईंटों से चुने हुए थे। जैसे आप कब्र बनाते हैं तो कब्र में चारों तरफ, एक तो होती है सिंपल कब्र, खड्डा खोद दिया, गाड़ दिया। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था कि जो गर्त होते थे, खड्डे, एक तो साधारण खड्डा बना दिया गोल और उसमें डेड बॉडी को रख दिया और दाब दिया। ठीक है, एक होता है कि व्यवस्थित ढंग से खड्डा भी किया और उसको क्या किया? ईंट, जो मसाला है ईंटों के द्वारा उस कब्र को क्या किया? चारों तरफ से बनाया है और फिर शव को रखा है। तो ये चीज किसके प्रमाण करती है? कि जिसने ईंटों से समाधान बनाया, गड्ढा बनाया है, वो तो क्या है?
पैसों वाला, और जिसके पास पैसा नहीं था बेचारे को उसको ऐसे कैसे गर्त में दबा दिया गया। तो ये चीज हो गई समाधान का पहला टॉपिक। कोई प्रॉब्लम बेटा? डिस्कनेक्ट हाँ, कभी भी सर। हो सकता है, मैं दोबारा आऊंगा मीटिंग लेने, ठीक है? तो ये पहली चीज हमने पढ़ ली समाधान में कि मृतकों को किस में दबाया जाता था? गर्तों में। मृतकों को गर्तों में, गर्त का मतलब होता है खड्डा, गड्ढा, यानी कि गड्ढे में जो मर जाता था उसको क्या कर दिया जाता था? दबा दिया या उसको दफना दिया जाता था, ठीक है? Yes, sir.